मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारे नए टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन बनाते हैं। हमारा टेस्ट फॉर्म नंबर है 025892। ये हमारे पास सीजीएल एग्जाम की टेस्ट सीरीज है जिसमें मैथ्स के टोटल 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इन 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करते हैं आज के पेपर को स्टार्ट आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारी स्क्रीन पर। In triangle ABC, angle BAC is equal to 90 degree. D is the midpoint of BC. Then which of the following relation is true? हमारे पास एक त्रिभुज है ABC जिसके अंदर कोण A हमारे पास 90 डिग्री का है, कोण A हमारे पास 90 डिग्री का और BC का मध्य बिंदु D है। BC का मध्य बिंदु D है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है। तो आपको पता है कि जब BC का मध्य बिंदु D है तो ये सर्कम सर्किल का सेंटर होगा और ये तीनों आपस में क्या होंगी, सर्कम रेडियस होगी। तो AD बराबर CD बराबर DB ये हमारे पास होगा, AD बराबर BD बराबर CD। ये ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट क्या होता है, सर्कम सर्किल का सेंटर होता है और सर्किल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की दूरी बराबर होती है। तो CD बराबर DB बराबर AD ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। इन ट्रायंगल ABC पॉइंट D and E are on the side AB and AC respectively such that D parallel to BC and a circle with center O whose tangents are DE, DB and EC। if DAE हमें दे रखा है, कोण BC की सेंटर से दूरी दे रखी है, तो हमें इसकी रेडियस बतानी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अपन यहां पर एक ट्रायंगल बनाते हैं। हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया। ये ट्रायंगल की भुजाओं को हमने आगे बढ़ा लिया। चलिए ये हम लोगों के पास हमारा डायग्राम आ गया। हमें कह रहा है हमारे पास ट्रायंगल ABC है जिसके अंदर D जो है BC के समांतर है, D जो है BC के समांतर है। हमारे पास सर्किल में स्पर्श रेखाएं हैं जो इस वृत्त को स्पर्श करती है D, DB और EC पर। यहाँ पर ये इसका स्पर्श बिंदु मान लेते हैं, यहाँ इसका स्पर्श बिंदु मान लेते हैं। ये हमारे पास इसकी स्पर्श रेखाएं आ गई। हमें पता है BC की जो सेंटर से दूरी है, BC की जो सेंटर से दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी रेडियस बतानी कि रेडियस क्या होगी। चलिए हम ट्राई करते हैं कि इसकी रेडियस हमारे पास क्या होगी। अब हमें दे रखा है A की लेंथ है 27 सेंटीमीटर, D की लेंथ हमारे पास 18 सेंटीमीटर, जीवा BC की केंद्र से दूरी हमें दे रखी है, तो इसकी रेडियस फाइंड करनी है कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते हैं। हम लोगों को पता है कि इसको यहाँ पर स्पर्श बिंदु इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा। ये 9 सेंटीमीटर होगी और ये भी 9 सेंटीमीटर होगी। इस पॉइंट को अगर मैं F नाम दूं तो EF की लंबाई अगर 9 सेंटीमीटर तो EC की लंबाई भी क्या होगी, 9 सेंटीमीटर, क्योंकि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो EF और EC की लंबाई हमारे पास सेम हो जाएगी। अब हम यहां पर क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल ADE सिमिलर होगा ट्रायंगल ABC के, तो इनकी भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं, AE अपॉन BC बराबर AE अपॉन AC बराबर D अपॉन BC। AE की वैल्यू हमारे पास है 27, AC की वैल्यू 27 + 9 36,
DE हमारे पास 18, BC हमें फाइंड करनी है। ये 9 से चला गया 3 बार, 9 से चला गया 4 बार, 3 से चला गया 6 बार, तो BC की लंबाई 6 चौक 24 सेंटीमीटर। इस पूरे BC की लंबाई अगर 24 सेंटीमीटर, तो इसको 2 बराबर भागों में बांट देगी, तो ये कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब इसकी लेंथ 12, ये दूरी 5, तो रेडियस क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो हमारे पास इस सर्किल की रेडियस क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र बाई 4 इज इक्वल टू 7, 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन 4x की पावर 4 बराबर 9। तो हमें एक्स स्क्र माइनस 16 एक्स स्क्र की वैल्यू चाहिए कि क्या होगी। चलिए कोशिश करते। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 4 बराबर 7, ये इक्वेशन फर्स्ट हुई। 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन 4x की पावर 4 बराबर 9, ये इक्वेशन सेकंड हुई। फर्स्ट और सेकंड का अगर अपन आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्र बाई 4, 1 अपॉन एक्स स्क्र माइनस में 1 अपॉन 4 एक्स स्क्र बराबर 7 इंटू 9। एक्स की पावर 4 का इससे गुना करा तो मेरे पास क्या है एक्स स्क्र। एक्स की पावर 4 का इससे गुना करा तो मेरे पास क्या है माइनस 1/4। इसका इससे गुना करा तो क्या है 1/4। इसका इससे गुना करा तो मेरे पास क्या है माइनस में 1/16 एक्स स्क्र, 7 9 63, ये आपस में कट गए। तो एक्स स्क्र माइनस 1 अपॉन में 16 एक्स स्क्र इक्वल क्या आ जाएगा 63। ऑप्शन क्या आ जाएगा सी, इसका सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। A solid toy is in the form of hemisphere surrounded by a right circular cone. The height of cone is 2 सेंटीमीटर। हमने एक खिलौना बनाया जो हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन के आकार का है। हाइट ऑफ कोन हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर, कोन की ऊंचाई हमें दे रखी है 2 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 तो रेडियस 2 सेंटीमीटर। If the right circular cylinder circumscribe the toys, find the difference of volume of the cylinder and the toy. अब हमने क्या करा, इसके बाहर एक ऐसा ठोस बेलन बना दिया जो इसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है। तो हमें क्या करना है, इस बेलन और इस खिलौने की मेरे पास जो वॉल्यूम है दोनों का डिफरेंस बताना है कि क्या होगा। ये 2 है तो ये भी 2 होगी, तो सिलेंडर की हाइट क्या हुई 4 सेंटीमीटर और रेडियस क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। मुझे दोनों का डिफरेंस बताना है, तो सिलेंडर के वॉल्यूम में से इन दोनों का टोटल वॉल्यूम घटा दो। तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस में, इस हेमीस्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, रेडियस है 2 का क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस 2 और हाइट भी 2। ऐसा हम लिख सकते हैं। हमें इन दोनों का डिफरेंस चाहिए, तो यहां से क्या मैं पाई इंटू 4 कॉमन ले लूं। पाई इंटू 4 कॉमन लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा 4 माइनस क्या आ जाएगा 4/3 प्लस पाई इंटू 4 कॉमन लिया 2/3, तो क्या आ जाएगा पाई इंटू 4 इंटू ये 6/3 क्या बनेगा 2, 4 माइनस 2 क्या बनेगा 2, तो क्या बन जाएगा 8 पाई। पाई की वैल्यू 3.14, तो इसको अगर 8 से गुना करूं तो क्या जाएगा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद हम लोगों ने बेलन बनाया, बेलन के वॉल्यूम में से इस हेमीस्फेयर और कोन का वॉल्यूम घटा दिया तो हमारे पास दोनों के वॉल्यूम का डिफरेंस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर। A field is in the form of rectangular of length 18 meter, width 15 meter, a pit 7.5 meter long and 6 meter broad and 0.8 meter depth is dug in the corner of the field and the earth taken out evenly spread over the remaining area of the field. The level of field rise by. हमें बताना है कि इस खेत का कितना एरिया ऊपर बढ़ जाएगा।
हमें लंबाई दे रखी है 18 मीटर, चौड़ाई हमें दे रखी है 15 मीटर। इसके किनारे से हमने 7.5 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 0.8 मीटर गहरा खड्डा खोदकर यहां से मिट्टी को निकाला और इसको खेत के बाकी भाग पर समान रूप से फैला दिया, तो खेत का स्तर कितनी हाइट तक बढ़ जाएगा हमें ये बताना है। निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम बिछाई गई मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगा। निकाली गई मिट्टी का वॉल्यूम लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। खेत का एरिया ये था, लेकिन इसमें से इतने एरिया को तो हमने खोद लिया, तो बचे हुए भाग पर ही मिट्टी फैलाएंगे, क्योंकि जो भाग अगर हमने खेत के एरिया में से खोद लिया, यहां पर अगर हमने खड्डा कर लिया तो इसमें तो मिट्टी डालेंगे नहीं, बाकी भाग में ही फैलाएंगे। तो हाइट बढ़ गई मान लो h, हमें इस h की वैल्यू चाहिए। चलिए कोशिश करते हैं। यहां दोनों जगह से मैं पॉइंट हटा दूं तो बट्टा में क्या आ जाएगा 100। 25 से गया 3 बार, ये गया 4 बार, 4 से गया 2 बार, तो क्या आ जाएगा 6 या 18 दूना 36 बराबर। यहां से अगर आप कहें तो क्या मैं 6 इंटू 7.5 कॉमन ले लूं, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस में 1 इंटू एच, 6 से चला जाएगा 6 बार, तो क्या आ जाएगा 6 बराबर 7.5 इंटू के अंदर 6 माइनस 1 5 इंटू एच। पॉइंट हटाया 0 नीचे, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 1 बार, 3 से गया 2 बार, 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो चला जाएगा 25 बार। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/25 मीटर। सेंटीमीटर में बदलना है तो गुना कर दिया 100 से, 25 से गया 4 बार, 4 चौक 16 सेंटीमीटर। तो खेत में मिट्टी का जो लेवल है वो कितने सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। If an article is sold at X rupees, the profit occurs. If the article sold at X by 3 rupees, there is loss of 1/3 part of the cost price. किसी वस्तु को अगर हम X रुपए में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर X बटा 3 रुपए में बेचेंगे तो उसे लॉस होगा। कितना? कोस्ट प्राइस मान लिया A, X बटा 3 रुपए में बेचते हैं तो क्रय मूल्य के 1/3 भाग के बराबर हानि होती है, तो A/3 का लॉस होगा। तो A/3 का लॉस होगा, तो क्या कोस्ट प्राइस माइनस लॉस बराबर क्या सेलिंग प्राइस? तो A माइनस A/3 बराबर X/3, तो 2A/3 बराबर X/3, 3 से 3 कट गया तो A बराबर X/2। तो इसका कोस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे पास X/2। अब कोस्ट प्राइस हमारे पास X/2 आ गया, तो X/2 वाली चीज को X में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट और X/2 का, X/2 वाली चीज को X/3 में बेच रहे हैं तो लॉस और X/6 का। तो हमें क्या करें, यदि हानि और लाभ का डिफरेंस 240 रुपए तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना, तो प्रॉफिट X/2 लॉस X/6, दोनों का डिफरेंस कितना 240 रुपए। एलसीएम आ गया 6, 3x माइनस एक्स अपॉन 6, 2x अपॉन 6 मतलब x अपॉन 3 बराबर 240 रुपीज। तो x की वैल्यू 720 रुपीज, x की वैल्यू 720 रुपीज, लेकिन कोस्ट प्राइस कितना x/2, तो कोस्ट प्राइस क्या आ जाएगा x/2, 720/2 मतलब 360 रुपीज। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। तो 56 का सही आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 बुक एंड 3 पेंसिल इज सेम एज द 8 बुक एंड 1 पेंसिल। बुक का रेट B मान लिया या X मान लिया, पेंसिल का रेट Y मान लिया, तो 4 बुक्स और 3 पेंसिल का रेट 8 बुक्स और 1 पेंसिल के रेट के बराबर। तो यहां से 4x बराबर 2y, तो x और y का रेशो 2:4 या 1:2। तो x और y का रेशो आया 1:2, x और y का रेशो 1:2 आया, तो हमें बता रहा है ये क्रय मूल्य निम्नलिखित में से किसके क्रय मूल्य के बराबर है।
अब x और y की वैल्यू 1:2 तो यहाँ रखूं तो 4 और 6 कितना बनेगा 10। अब देख लेते हैं किसमें 10 बनता है। 2 × 1 प्लस 6 × 2 10 तो नहीं बनेगा, 14 बन जाएगा। 5 × 1 प्लस 5 × 2 तो ये तो 15 बन जाएगा। 6 × 1 प्लस 2 × 2 तो क्या आ जाएगा 6 + 4 10 बनेगा। तो ऑप्शन सी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। 4 men and 6 women कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8 days। 4 आदमी और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिन में करती, जबकि 3 पुरुष और 7 महिलाएं वही काम 10 दिन में करती। तो एक पुरुष और एक महिला के द्वारा प्रतिदिन किए गए काम का अनुपात बताना है कि क्या होगा। अब 4 आदमी और 3 महिलाओं को लगते हैं 8 दिन, 3 आदमी और 7 महिलाओं को लगते हैं 10 दिन। तो एक ही दिन में काम कराना हो तो इनके 8 गुना और 10 गुना व्यक्ति बुला ले। 2 से गया 4 बार, ये गया 5 बार, तो 16 आदमी प्लस 12 महिलाएं बराबर 15 आदमी प्लस 35 महिलाएं। ये इधर आ गया तो एक आदमी बराबर 12 उधर जाते क्या हो जाएगा माइनस का, तो 12 उधर जाते माइनस का, तो मेरे पास यहां से क्या आ जाएगा 10। 2 से क्या 5 बार, 3 पुरुष और 7 महिलाएं, 7 × 5 35। इधर आते ही माइनस का, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 23। ओ सॉरी, 4 आदमी और 6 महिलाएं, यहां हमने 3 वुमेन लिख दी, तो इसको अपन करेक्शन कर लेते। इसीलिए हमारा आंसर गलत आ रहा था। 6 से गुना करूंगा तो 24 महिलाएं, तो एक आदमी बराबर 11 महिलाएं। तो मैन और वुमेन का रेशो क्या है 11:1। तो मैन और वुमेन का रेशो क्या आ जाएगा 11:1। ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1 बराबर x। तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है, वो भी 10 की टर्म में। साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। सबसे पहले तो इस वैल्यू में मैं ऊपर नीचे कोस थीटा का भाग देना चाहूंगा, क्योंकि मुझे इसको 10 की टर्म में बदलना है। तो मैं क्या लिखूंगा 10 थीटा माइनस में 1 प्लस सेक थीटा अपॉन में 10 थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। तो मैं लिख सकता हूं 10 थीटा प्लस सेक थीटा -1 अपॉन में 10 थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब 1 की जगह 10 थीटा प्लस सेक थीटा है, -1 की जगह क्या मैं 10 थीटा प्लस सेक थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस 10 थीटा लिख सकता हूं, क्योंकि सेक थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो उसके हिसाब से हमने इसको ऐसा लिख दिया 10 थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ऊपर से 10 थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, 10 थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस सेक थीटा प्लस 10 थीटा बटा में 10 थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो x की वैल्यू आई सेक थीटा प्लस 10 थीटा। x की वैल्यू आई सेक थीटा प्लस 10 थीटा। अब 1/x की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगी सेक थीटा माइनस 10 थीटा। तो अगर मैं x माइनस 1/x निकालूं तो ये माइनस का ये प्लस का, तो क्या आ जाएगा 2 10 थीटा। x माइनस 1/x क्या आया 2 10 थीटा। अब हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों को फाइंड करना है x³ माइनस 1/x³। तो क्या हम इसको x माइनस 1/x का होल क्यूब प्लस 3x माइनस 1/x लिख सकते हैं।
तो 2 tan थीटा का क्यूब क्या बनेगा 8 tan क्यूब थीटा प्लस 3 इंटू 2 क्या बनेगा 6 tan थीटा। तो 8 tan क्यूब थीटा प्लस 6 tan थीटा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। On the bank of river, point A is situated and on the side point B and C are situated. A man swim at the speed of 10 meter per minute, goes A to B in 5 minutes, B to C in 12 minutes. Then how much time can be he taken to go from C to A? अब देखो, एक नदी के किनारे पर एक बिंदु A है, दूसरे किनारे पर बिंदु B और C है। एक व्यक्ति को A से B तक जाने में समय लगता है 5 मिनट, B से C तक आने में समय लगता है 12 मिनट। तो अगर ये 90 डिग्री बनाए ऐसा मैं कहूं तो A से C तक आने में कितना टाइम लगेगा 13 मिनट, क्योंकि 5, 12, 13 क्या होता है ट्रिपलेट रेशियो होता है। तो उसे C से A तक की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 13 मिनट। ये हमारा आंसर आ गया। हमें कह रहे एक नदी के किनारे पर एक बिंदु है, दूसरे किनारे पर B और C है, 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से तैरता हुआ व्यक्ति, स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर मिनट, A से B तक पहुंचता है 5 मिनट में, मतलब 50 मीटर चलता है। B से C तक 120 मीटर चलता है 12 मिनट में, तो यहाँ चलेगा 130 मीटर। 10 मीटर पर मिनट की स्पीड से कितना टाइम लगेगा 13 मिनट। 5, 12, 13 ट्रिपलेट रेशियो होता है, तो सीधा ही हमने 5, 12 और 13 रख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। If the angle of elevation of a balloon from the 2 consecutive kilometer stone along the road are 30 degree and 60 degree respectively, then the height of balloon above the ground will be। ये 2 किलोमीटर स्टोन, ये एक बैलून है। इस बैलून का इन दोनों किलोमीटर स्टोन से जो यूनियन कोण है वो कितना है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो हमें इस बैलून की जमीन से ऊंचाई बतानी। ये 2 कंजुगेटिव किलोमीटर स्टोन, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर। यहाँ रेशियो होता है 1:2, 2 की वैल्यू 1 किलोमीटर, तो 1 की वैल्यू 1/2 किलोमीटर। 30 के सामने 1/2 किलोमीटर, तो 60 के सामने √3/2 किलोमीटर। तो 60 के सामने क्या है √3/2 किलोमीटर। तो गुब्बारे की जमीन से हाइट कितनी है √3/2 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। ABCD परचेज ए रेस्टोरेंट फॉर ₹56 लाख। ABCD चारों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट खरीदा 56 लाख में। BCD का कुल निवेश A के निवेश का 400%, 460% है। अगर A का निवेश 100 है तो BCD का निवेश 460, मतलब 46:10। तो A का इन्वेस्टमेंट क्या जाएगा 10 लाख। A का इन्वेस्टमेंट क्या जाएगा 10 लाख। ACD का कुल निवेश B के अकेले का 366 सही 2/3 है। 366 सही 2/3, तो क्या जाएगा 1100/3। ACD का निवेश अकेले B के निवेश का 1100/3, मतलब 1100/3% है, या 1100/3 11/3। तो B का भाग क्या आएगा 56/14 गुना में 3, 12 लाख। B का इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 12 लाख। C का निवेश ACD ABD के कुल निवेश का 40% है। C का निवेश ABD के कुल निवेश का 40%, मतलब 2/5। तो C की वैल्यू 56/7 गुना में 2, 16 लाख। तो हमें D का निवेश बताना है, तो 56 लाख में से तीनों का निवेश घटा दें। 16, 12, 28 और 10 38 लाख। 56 लाख में से तीनों का ABC का टोटल 38 लाख घटा दो तो क्या जाएगा 18 लाख। तो डी का निवेश क्या गया 18 लाख। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े 63।
ये नंबर 36 से भाग जाए तो ए का मान बताना है कि क्या होगा, A236A0 36 से भाग जाए तो हमें ए की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। 36 का मतलब 9 × 4, तो 4 का भाग जाना चाहिए और 9 का। अब 4 का भाग कब जा सकता है, या तो 20 हो लास्ट में, 40 हो, 60 हो, 80 हो, जा सकता है। तो मेरे पास ए की वैल्यू 2 4 6 8 और नंबर तो नहीं होगी, तो 1 और 3 तो नहीं हो सकते क्योंकि हमें 10 रखूं या 30 रखूं तो 4 का भाग नहीं जाएगा। अब 9 की कंडीशन चेक करूं तो 6 और 3 9, तो 2 में ऐसा क्या जोड़े कि 9 बन जाए या मेरे पास 18 बन जाए। तो अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ, 6 दूनी 12 और 2 14, 8 रखूँ 8 दूनी 16 और 2 18, 8 से 9 की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो नंबर क्या बना 823680, इसमें 9 का भी डिवाइड जा रहा है और 4 का भी। 4 की कंडीशन लास्ट के 2 डिजिट से फुलफिल, 9 का सम से फुलफिल, 8 दूनी 16 2 18, 3 6 9, तो मेरे पास दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो आंसर क्या जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 64। Rinku get married 8 years ago. Today her age is 1 से 1/3 टाइम ऑफ her age at the time of marriage. ये get है। Her daughter age is 1/8 टाइम ऑफ her age. Her daughter age is. हमें पता है रेणुका की 8 साल पहले शादी हुई, वर्तमान में उसकी आयु उस समय की 1 से 1/3 गुना है। 1 से 1/3 गुना को हम क्या 4/3 कह सकते हैं। तो हमें पता है रेणुका की प्रेजेंट एज अगर 4 है तो मैरिज के टाइम कितनी थी 3। 4 और 3 में डिफरेंस 1 का, हम कह रहे हैं 1 का, वो कह रहा है 8 साल का, तो 4 की वैल्यू 32 साल। तो रेणुका आज की डेट में कितने साल की है, 32 साल की। हमें पता है उसकी डॉटर की जो एज है वो उसकी एज का 1/8 भाग है, तो 32 का 1/8 भाग क्या आ जाएगा 4 साल। तो उसकी बच्ची बेचारी कितने साल की हुई, 4 साल की। नेक्स्ट देखते हैं 65। ए मैन परचेज 3 टाइप ऑफ व्हीट कॉस्टिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड टाइप ऑफ आर। 3 तरह की गेहूं खरीदी, पहली दूसरी तीसरी गेहूं का रेट है ₹1.27 पर केजी, ₹1.29 पर केजी और ₹1.32 पर केजी। इनको किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिक्सचर का रेट क्या हो जाए, ₹1.30 पर केजी। सॉरी, चलिए कोशिश करते। अब देखो सबसे पहले मैं फर्स्ट और सेकंड को नहीं मिला सकता क्योंकि 31 नहीं बनेगा, तो मैं फर्स्ट और थर्ड को मिलाता हूँ। एक 27 और एक 32 वाले को मिलाकर 31 बनाता हूँ, तो रेशो क्या जाएगा 2:3। फिर मैं सेकंड और थर्ड को मिलाता हूँ, एक 29 और एक 32, एक 30, तो रेशो क्या जाएगा 2:1। तो फर्स्ट वाली क्वांटिटी 2 ली, सेकंड वाली क्वांटिटी भी 2 ली और थर्ड वाली क्वांटिटी 3 + 1 कितनी ली 4। तो रेशो क्या है 2:2:4 या 1:1:2। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। इनको किस अनुपात में मिलाएंगे, 1:1:2 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। A sum of ₹10,000 is borrowed at 8% per annum compounded annually, which is paid back in 3 equal annual installment. Which is the amount of each installment? अब देखो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि बतानी। तो हम लोग यहां से जानते हैं x बराबर P/में 100/100 + r, 100/100 + r की पावर 2 प्लस 100/100 + r की पावर 3, ऐसा हम जानते हैं। तो इंस्टॉलमेंट हमें बतानी है, प्रिंसिपल है 10,000, रेट है 8%, 8% ब्याज पर पैसा उधार लिया था, तो क्या जाएगा 100/108
प्लस 100 बटा में 108 का स्क्वायर प्लस 100 बटा में 108 का क्यूब, ऐसा हम कह सकते हैं। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10,000 बटा में 25 बटा 27 कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा 1 प्लस 25 बटा 27 प्लस 625 बटा 729। तो x की वैल्यू 10,000 25 बटा 27, एलसीएम आ जाएगा 729, क्या आएगा 729 675 625। टू 2029। 25 से गया एक बार, 25 से चला गया 400 पर। अब अगर अपन इसको काट कर देखें, इसको सोल्व करके आंसर निकालना है तो 27,400। चलो 4 से काटते, 4 से गया 100 बार, 4 से गया 5 बार 20, 0 7 चौक 28, लगभग 507 बार, लगभग 507 बार चला गया। तो क्या आ गया 5 7 12, 3 से काटे, 3 से गया 9 बार, 3 से काटा 1 20, 6 3 18, 169 बार। फिर 9 से काटते हैं, चलो 9 से गया एक बार, बच जाएगा 779। 79 मतलब 8 9 72, लगभग 19 बार। 19 से अगर इसको काटे तो 19 दिए 57, मेरे पास क्या जाएगा 729 को अगर मैं 19 से काटूं तो 19 दिए 57, बच जाएगा 15 159। फिर चला जाएगा 8 बार, 8 9 72 2, 152 बच जाएगा 7.70। तो क्या जाएगा तो लगभग मेरे पास क्या है 113.8 काट दिया तो 38.3, 3830 के आसपास हमारा आंसर आएगा। 3880 हमारा आंसर आ गया। तो लगभग वैल्यू क्या आ जाएगी 3880। थोड़ा सा बस इसमें हमें अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करनी है। हमारा आंसर थोड़ा सा दूर आ रहा है क्योंकि हमने थोड़ी ज़्यादा अप्रोक्सीमेशन लगाया, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है इसीलिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 67। 1 year ago the ratio between Mihesh and Suresh salary was 3:5. The ratio of individual salary of last year and present year was this respectively. The total salary for the present year is 43,000. Then what is the present salary of Mihesh? Mihesh और सुरेश, इनकी लास्ट ईयर जो सैलरी थी उसका रेशो था 3:5। लास्ट ईयर और इस साल महेश की जो सैलरी है उसका रेशो 2:3, सुरेश की जो सैलरी है उसका रेशो 4:5। तो मान लिया ये 2x 3x थी, ये 4y और 5y थी। तो हमें पता है 2x और 4y का रेशो 3:5, तो x और y का रेशो 12:10। तो x की जगह अगर मैं 12 रख दूं तो 12 दूना 24 और 36, y की जगह 10 रख दूं तो 40 और 50। तो मेरे पास इस साल महेश की सैलरी 36 और सुरेश की 50। दोनों का टोटल वेतन दे रखा है 43,000 और महेश का प्रेजेंट इनकम चाहिए। तो 43,000 रेशो में टोटल 86, वैल्यू चाहिए 36 की। 43 से गया 1000 बार, ये गया 2 बार, 2 से गया 500 बार, 36 इंटू 500 18,000। तो महेश की वर्तमान वर्ष के अंदर सैलरी जो है वो कितनी है 18,000। ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। Raju factory keep increasing its output by the same percentage every year. Find the percentage increase every year. It is known that his output is double after 2 years.
उत्पादन क्या हुआ, 2 सालों के बाद क्या हो गया, 2 गुना हो गया। प्रत्येक वर्ष समान प्रतिशत दर से बढ़ रहा है। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टी। उत्पादन 2 गुना हो गया मतलब 2P हो गया, किससे, P से। 1 प्लस R रेट नहीं पता, अपॉन 100 की पावर 2, ऐसा हम लिख सकते हैं। P से P कट गया, रूट हटा दो तो √2 बराबर 1 प्लस R बाय 100, तो √2 माइनस 1 बराबर R बाय 100, तो R बराबर √2 माइनस 1 इंटू 100। तो किस रेट से बढ़ जाएगा, 100 इंटू √2 माइनस 1% से। हर साल उसमें किस रेट से वृद्धि हो रही है, 100 इंटू √2 माइनस 1% से। ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। हमें इफ ये दे रखा है, ये वैल्यू इस तरह से है, तो XYZ नेचुरल नंबर है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। देखो 1 अपॉन x प्लस 1 बाई y प्लस 2 बाई z प्लस 1 बाई 4 बराबर दे रखा है 29 बाई 79। इसको सोल्व करना है। तो अब देखो 29 बाई 79 को लेकर चलते हैं, 1 अपॉन 79 अपॉन 29। तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, 29 दूना 58 प्लस मेरे पास क्या जाएगा 21 बटा 29, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस 2 प्लस 21 बटा 29। तो क्या आएगा 1 बट्टा में 2 प्लस 1 बटा 29 बटा 21 है। इसको अगर मैं लिख दूं 1 बट्टा में 2 प्लस 1 बट्टा में 21 बटा 21 प्लस 8 बटा 21, तो क्या बनेगा 1 बट्टा में 2 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस। अब देखो 8 बटा 29 है, तो मैं इसको 2 यहाँ रखना चाहता हूं, तो बट्टा में 21 बटा 4। तो 1 बट्टा में 2 प्लस 1 बट्टा में 1 प्लस 2 बट्टा में 5 प्लस 1 बटा 4। अगर मैं इसको और उसको कंपेयर करूं तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 5। मुझे बताना है 2x प्लस 3y माइनस z। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 माइनस में 5, 7 माइनस 5, ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। हमें क्या दे रखा है, द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स बाय ऑक्यूपेशन कैटेगरी ऑफ द कंट्री एक्स इन 2011 एंड 2014। हमें 2011 और 2014 में व्यावसायिक कोटि के कार्यबल का वितरण दर्शाया गया। ये 2011 का ग्राफ है। टोटल यहाँ पर मेरे पास 150 मिलियन लोग हैं, 150 मिलियन। ये 2014 का ग्राफ है, यहां पर टोटल मेरे पास है 175 मिलियन। चलिए देखते हैं क्या करें। द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द क्लरिकल वर्कर इन वर्कफोर्स ऑफ कंट्री एक्स फ्रॉम 2011 टू 2014। अब हमें बताना है क्लरिकल वर्कफोर्स। क्लरिकल वर्क यहां पर कितना था, 20%, मतलब 150 मिलियन का 20% 30 मिलियन। यहाँ पे 175 का 18%, 175 इंटू 18 बटा 100, 25 से गया 4 बार, ये चला गया 7 बार, 2 से गया 9 बार, ये गया 2 बार, 63 बटा 2, 31.5 मिलियन। यहाँ मेरे पास 150 का 20% 30 मिलियन था, वहाँ हो गया 31.5 मिलियन। तो कितने मिलियन की वृद्धि हुई, 1.5 मिलियन की। ऑप्शन डी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71। द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द ब्लू कॉलर वर्कर इन द वर्कफोर्स ऑफ कंट्री एक्स फ्रॉम 2011 टू 2014। 2011 के अंदर ब्लू कॉलर वर्कर थे 28%, यहाँ होंगे 20%।
28% किसका? 150 का 28%, तो 150 का 28% क्या आ जाएगा? 42 बिलियन। यहाँ क्या हो जाएंगे? 175 के 20%, तो कितने हो जाएंगे? 35 मिलियन। इसका मतलब 2011 में ब्लू कलर वाले थे 42 मिलियन और 2014 में हो गए 35 मिलियन। हमें क्या बताना है? द परसेंटेज डिक्रीज इन द नंबर ऑफ ब्लू कलर वर्कर इन वर्कफोर्स ऑफ कंट्री एक्स फ्रॉम 2011 टू 14। कितने मिलियन की कमी हुई? 7 की। कितने से? 42 से। परसेंटेज में चाहिए, इंटू करा 100% से। 7/42 क्या? 1/6, और 1/6 की वैल्यू 16 से 2/3%। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 72 नंबर। हमें क्या बताना है? 2011 में कार्यबल में सेवा कर्मियों की संख्या कितने मिलियन थी? हमें बताना है सर्विस वर्कर्स। सर्विस वर्कर्स अगर अपन देखें तो यहां पर हमारे पास कितने हैं? सर्विस हमारे पास 15 दे रखी। सर्विस वर्कर्स इन वर्कफोर्स, सर्विस वर्कर्स हमारे पास है 15%, तो हमारे पास क्या आएगा? 150 मिलियन का 15%, तो क्या जाएगा? 22.5 मिलियन। ऑप्शन ही हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा है P बराबर अल्फा कोमा बीटा, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है। एक इक्वेशन है 3x माइनस 5y बराबर 19, दूसरी इक्वेशन है माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 बराबर 0। अब या तो x बराबर करो या y बराबर करो। तो पहली इक्वेशन को अगर मैं 3 से गुना कर दूं और दूसरी इक्वेशन को अगर मैं 5 से गुना कर दूं तो क्या जाएगा? 9x माइनस 15y बराबर 57 माइनस 35x प्लस 15y बराबर माइनस का 5। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं जोड़ दूं तो माइनस का 26x बराबर क्या आ जाएगा? 52। तो x की वैल्यू माइनस का 2, x की वैल्यू -2 किसी भी एक में रख दो। 3x माइनस 5y बराबर 19 है, तो -2 रखा तो -6 माइनस 5y बराबर 19, तो -6 माइनस 19 बराबर 5y, तो 5y बराबर -25, तो y बराबर माइनस का 5। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -5, तो पॉइंट P के जो निर्देशांक थे अल्फा कोमा बीटा वो क्या? -2 कोमा -5 आ गए। तो हमें क्या चाहिए? 3 अल्फा माइनस बीटा, तो -6 -5 इंटू में -5, ये मेरे पास क्या आएगा? माइनस इंटू -5, तो -6 प्लस 5 माइनस का 1, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 74। x प्लस वाई प्लस जेड 13 है, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र 133 है, ये 847 है, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी। छोटा सा फॉर्मूला होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस में एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा? 847 माइनस में 3xyz बराबर 13, यहां से क्या आएगा? 133 माइनस में 169 माइनस 133 36/2 क्या आ जाएगा? 18। तो 847 माइनस 3xyz 13 इंटू यहां से अगर अपन देखें तो क्या आ जाएगा? 115। तो 847 माइनस में 3xyz 1150 और 345 1495, तो 3xyz बराबर
847 माइनस में 1495, तो क्या आएगा माइनस का 15 में से 7 गए 8, 8 में से 4 गए 4, 648। 3 का भाग दूंगा तो एक्स वाई जेड की वैल्यू माइनस का 216। मुझे क्यूब रूट एक्स वाई जेड की वैल्यू बतानी, तो इसका क्यूब रूट करूंगा तो माइनस 216 का क्यूब रूट -6, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहां पर मैंने इसकी जगह 18 कैसे लिखा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स, ये हमारे पास होता है। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 133 प्लस 2, इस पूरे को अगर ए बोल दूं तो 2a, तो 2a बराबर 36, तो a बराबर 18, इसीलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। ABC कैन फिनिश ए टास्क इन 42, 84 एंड 28 डेज रिस्पेक्टिवली। ABC किसी काम को 42 दिन, 84 दिन और 28 दिन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डाटा देखते हुए टोटल वर्क 84 ही कह दें। ए की एफिशिएंसी 2, बी की एफिशिएंसी 1 और सी की एफिशिएंसी 3। तो हमें कह रहे हैं ए ने काम शुरू करा और बी 3 दिन बाद उसमें शामिल हो गए। ए ने काम स्टार्ट करा, 3 दिन के बाद बी उसमें शामिल हो गए। सी ने आरंभ से 5 दिन बाद कार्य करना शुरू करा, तो 5 में से 3 दिन वो थे, तो 2 दिन ये थे, इसके बाद सी आ गए। काम करने वाले कौन हो गए, तीनों। तो इन्हीं कार्य पूरे होने तक कितने दिन काम करता रहा, हमें ये बताना है। पहले 3 दिन ए ने काम करा, मतलब 6 पेड़ लगाए। ए और बी हर रोज 3 पेड़ लगाते, तो 2 दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 6। 6 और 6 कितने पेड़ लग गए, 12। बचे कितने, 72। ये तीनों ने मिलकर लगाए, तीनों मिलकर रोज कितने पेड़ लगाते हैं, 6। तो कितने दिन लगे, 12 दिन। तो टोटल काम पूरा होने में कितने दिन लगे, 3 + 2 + 12 17 दिन। तो हमें बताने एक कार्य पूरा होने तक कितने दिन काम करता रहा, 17 दिन, क्योंकि एक स्टार्टिंग से आया था और लास्ट तक काम कर रहा था। तो एक का टाइम क्या गया, 17 डेज। चलिए, तो हमने क्या करा, आज पूरे 25 क्वेश्चंस का एनालाइज करा। आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से देखना, कहीं भी कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताना। हम मिलेंगे नए पेपर में नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक थैंक यू। मैं आपका अपना प्रिंस, पढ़ते रहे, थैंक यू।